Hello students, a very warm welcome once again to all of you. तो in this video whatever we are going to discuss वो तो clear ही आपको दिख रहा होगा. ये जेई मेन पैटर्न के क्वेश्चंस हैं और हमारा बड़ा सिंपल टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. बेसिकली एडवांस के उसमें नहीं है ये, है ना. लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इसलिए पिक किया कि समटाइम्स एक या दो क्वेश्चंस कभी आ जाता है. बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही सिंपल चैप्टर है. हार्डली इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स फॉर यू टू इंश्योर एट लीस्ट 4 मार्क्स. ठीक है, तो ऐसे सेगमेंट पे हमें ज़रूर एम्फेसाइज करना चाहिए. मैं दो बातें पीपीटी शुरू करने से पहले फिर से आपको बता दूं. प्लीज़ ये कोशिश करिए कि एक क्वेश्चन 2-2.5 मिनट से ज़्यादा आपका नहीं लगना चाहिए. इस चैप्टर के क्वेश्चंस में आपको और कम टाइम लगना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आपके पास में जस्ट जो है टाइमिंग जो है वो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो 90 क्वेश्चंस आपके पास में 180 मिनट्स में हैं. तो 2 मिनट से ज़्यादा तो पड़ा नहीं, है ना. तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे हम लोग. इन 10 क्वेश्चंस के लिए मैं कोशिश करूंगा लेस देन 30. कोशिश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे मुझे लगेगा कि हो सकता है सम न्यू स्टूडेंट्स आर वाचिंग, तो मैं हो सकता है 1-2 फॉर्मूले बताऊं, है ना. बट जो अप्रोच मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं उसको प्लीज थोड़ा सा अडेप्ट करने का ट्राई करिए. फाइन, so let's start this discussion one by one. I'll keep on changing these slides. Fine, with the help of one remote control device, and after that one by one हम इसको change करते चलेंगे. जो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होगा उस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब थोड़ा कम वो करें टाइम का एम्फेसाइज. अदरवाइज जो सिंपल है उस पे हम लोग आराम से आगे चलेंगे. ठीक है, तो नाउ आई हैव दिस रिमोट कंट्रोल डिवाइस. लेट मी चेक इट इज वर्किंग. यस, इट इज वर्किंग. सो दीज आर क्वेश्चंस. फाइन, आई होप ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस करते चलेंगे विदाउट एनी डिफिकल्टी. तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन का सेट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं. एंड हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, चलिए. ये क्वेश्चन एक ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके मैंने रखा हुआ है. सपोज मैं यहां से इस कैमरे तक चल के जाता हूं टी टाइम में, मेरी वेलोसिटी फिक्स है, और फिर मैं बिना रुके वहां, ऐसा नहीं कि मैं इंजॉय कर रहा हूं, टी कॉफी ले रहा हूं, जाता हूं कैमरे को टच करता हूं और वापस आ जाता हूं. ठीक, एक तरीके से रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हुआ. आपसे अगर ये कहा जाए कि बताओ कितना मुझे टाइम लगा, मेरी वेलोसिटी कितनी रही, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे हम शुरुआत कर रहे हैं. एक लेजर बीम है जो कि मून की तरफ भेजी जाती है. जा सकती है लेजर बीम, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हाईली कोहेरेंट और डायरेक्शनल होती है लेजर बीम, तो कोई डिफिकल्टी नहीं, आराम से मून तक जाएगी. ठीक, और बैक टू अर्थ बाई अ मिरर प्लेस्ड ऑन द मून. एस्ट्रोनॉट्स ये एक्सपेरिमेंट बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं. उन्होंने एक मिरर रख देना है, बड़ा सा रिफ्लेक्टिंग मिरर. ठीक है, और उसके बाद लेजर बीम यहां से गाइड की जाएगी, वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आएगी सेंसर पे. इफ द मून इज 3,84,000 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, इनिशियल क्लासेस से हम जानते हैं. तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक द लेजर लाइट टू मेक अ राउंड ट्रिप, यानी आने और जाने में उसको कितना टाइम लगेगा. ठीक है भाई, चलिए कैलकुलेट करते हैं. अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी बात यह भी है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेट किए बिना ही आंसर निकल सकता है. जानते हैं कैसे? हालांकि मैंने ऐसे ऑप्शंस रखे हैं, मैं करीब के रख देता, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता. मैं कैलकुलेट करूंगा, डोंट वरी. लेकिन स्पीड ऑफ लाइट है कितनी और डिस्टेंस है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. तो अगर आप रफली देखो तो 1 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा जाने में और लगभग उसका डबल टाइम लगा आने में. तो मतलब 3 सेकंड से कम का टाइम लगना चाहिए. अब हम लोग जरा यहां पे अगर ऑप्शंस देखें तो पहला नहीं, दूसरा नहीं, चौथा नहीं, तीसरा ही बनता है एक ऑप्शन. तो ऐसे क्वेश्चंस आप दो तरीके से ट्राई कर सकते हो. एक तो जरा थोड़ा सा ध्यान से सोच के, कुछ नहीं करना, सीधा आंसर. हाँ, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में मैं ऑप्शंस रख दूं 3 सेकेंड, 3.8 सेकेंड, 2.6, समथिंग लाइक दैट, तब डेफिनेटली मैं ये चाहता हूं कि आप कैलकुलेट करें. ठीक है, तो चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हमारे पास में फॉर्मूला है t = 2x/c. क्या लिख दिया ये? अरे वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम = डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. डिस्टेंस कितनी है? तो x आना x जाना, सीधी सी बात है.
तो हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द टाइम, तो t इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस कितनी है 384,000 इंटू, क्यों भाई, अरे वो किलोमीटर्स है ना, अपॉन 3 इंटू 10⁸। सॉल्व कर लीजिए, आपको t मिल जाएगा नियरली। ठीक, तो अगर हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा सोच के क्वेश्चंस पढ़ें, है ना, तो कई बारी हमें 30 to 40 सेकेंड में ही क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाता है। ऑप्शंस भी आपको देखने चाहिए। अगर ऐसा ऑप्शन गिवन है और आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इट इज मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, और ऐसे क्लेवर क्वेश्चंस गिवन होते हैं। ट्रैप करना है एग्जामिनर को आपने, क्योंकि जिसने पेपर सेट किया है वो आपको परेशान करने की ही उससे किया गया है। रिजेक्शन प्रोसेस है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। हमें हर तरीके से अपने आंख नाक कान खुले रखने हैं और देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए इस क्लियर मैसेज के साथ कि खाली मुझे क्वेश्चन पढ़ के सीधा फार्मूला नहीं डालने लगना है, सोचना भी है मुझे कि हां क्या कहा गया है इसमें। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। द फोटोन एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ इतना। मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका वेवलेंथ लैम्डा मुझे गिवन है। जरा इसको चेंज कर लेते हैं, तो लैम्डा है 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कहा गया है कि जरा एनर्जी बता दीजिए। अच्छा जी, ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ना, लेकिन इससे जो एनर्जी आएगी ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगी। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसका भी यूज करना है। ठीक, तो इसको रख के h की वैल्यू आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻34। वैसे ये वैल्यूज क्वेश्चन पेपर के शुरू में गिवन रहती हैं। ठीक, c की वैल्यू हम सभी जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद e यूज कर लीजिए, तो आपको इसका आंसर जो आएगा सिंपल वो आएगा 6.2 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइन, तो आप देख लो सी इसका ऑप्शन होगा। अच्छा हाँ, मैं कैलकुलेट करके आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक चीज समझानी है। ऑब्वियसली जब ये क्वेश्चन आपके पास आएगा आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक, तो हम क्यों ना अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे कुछ नंबर्स को याद रख लें जब हम घर में प्रैक्टिस कर रहे हों, उससे हमारी कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाएगी। वो नंबर कौन से हैं, चलिए। ये तो मुझे पता है कि एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसमें कुछ बताना नहीं था, लेकिन मैं एक मैसेज देना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया। इसमें HC जो है वो टर्म बार बार आएगा, है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, देखा, अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये जो नंबर आए ना, इस नंबर को हम लोग याद कर लें। तो जब ऐसा फॉर्मूला मैं लिखूंगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो HC लिख के बार बार मल्टीप्लाई करने से बेहतर है वो डायरेक्ट वैल्यू। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे IIT में एडमिशन लेने से पहले ये सारे काम किए हुए, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। यू जस्ट रिमेंबर द नंबर, और अगर आपने लिख के जहां पढ़ रहे वहां आपने लगा दिया, ये नंबर आपको बार बार दिखता रहा, तो सीधी सी बात है याद हो जाना। अब यहां पे मुझे बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा वो नंबर रख देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये जो सिंपल से स्टेप्स हैं, इससे भी आपको बहुत टाइम सेव करने में हेल्प मिलती। और हां, इसका यूज आप मॉडर्न फिजिक्स में भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस तो आने ही हैं एनर्जी के बेस पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। अच्छा, इफ v gamma, vx and vm are the speeds of gamma rays, x rays and microwaves respectively in vacuum। बहुत ध्यान देना इस क्वेश्चन पे आपको, मैं इसको चेंज करके भी आपको बताऊंगा एक चीज। इन वैक्यूम, देन अब आपको यह पता लगाना है कि भाई वैक्यूम में
इन तीनों ही स्पीड्स में क्या रिलेशन होगा? आप एक्सेप्ट करो या ना करो, बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स फट से कहेंगे कि वी गामा इज ग्रेटर देन वी एक्स विच इज ग्रेटर देन वी माइक्रोवेव्स, जबकि करेक्ट आंसर जानते हैं क्या है? करेक्ट आंसर है ये। क्यों? क्या लिखा हुआ है यहां पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में तो सेम स्पीड से चलेगी ना। ओ, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं। क्या कर दूं मैं बजाय वैक्यूम के कट यहां लिख देता हूं मीडियम। अब आप एक चीज बताइए मुझे, वेवलेंथ अलग अलग होगी सबकी, फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली तो नहीं वो करेगी, वो तो सेम रहने वाली है, तो वेलोसिटी सबकी चेंज होनी चाहिए। वेल, वैक्यूम में तो सेम रहेगा, लेकिन मीडियम में आने के बाद चीजें चेंज होंगी। तो प्लीज जरूर ध्यान से पढ़ के ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। मान लीजिए सब कुछ ऐसे गिवन है और उसने धीरे से यहां लिख दिया मीडियम, आपने आंख बंद करके मुस्कुराते हुए आंसर मार दिया। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ के कर दिया, 20 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगने वाला है इसमें, ठीक है? तो ऐसे बहुत केयरफुल तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। मेरा पॉइंट यहां पे ये 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताना नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वेवलेंथ ऑफ यूवी रेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अब यहां पे मैं एक चीज आपको बताऊं, इस चैप्टर में या मॉडर्न फिजिक्स में कुछ एक नंबर्स आपसे उम्मीद की जाती है कि आप थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना? तो याद करो अगर आप, तो मॉडर्न फिजिक्स में पहले भी आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में शुरू में ही पढ़ लेते हैं आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुन। एक IR में आती है, फिर कोई विजिबल में आती है, फिर कोई इंफ्रारेड में, इस टाइप से आती हैं। तो या तो वहां से हम थोड़ा सा नंबर्स याद रखें, ठीक है, या हमें इन रेडिएशंस के कुछ वैल्यूज को हल्का सा ध्यान रखना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मेरे पास में अल्ट्रावायलेट रेज की एक रेंज रहती है, उसको मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। वो जब मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूं उस टाइम पे मुझे इस चीज को किसी मार्कर से मार्क कर देना चाहिए, हाइलाइटर जो रहता है। तो उसको 5-6 बार देखने से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। याद करिए, जब आप सीरीज की बात करते थे, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुन, तो वहां पे सीरीज लिमिट की बात की जाती थी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात की जाती थी, वेवलेंथ की। तो वहां पे आपको याद होगा लाइमन के लिए हम लोग निकालते थे कि जो है 911 एंगस्ट्रॉम एक वैल्यू आती है और एक आती है 1216। उसी तरीके से बामर के लिए हम लोग निकालते थे तो एक आती थी 3646 एंगस्ट्रॉम और दूसरी उसकी जो आती थी मैक्सिमम वो आती थी 6336 समथिंग, 6365 ऐसे करके, है ना? तो वो एक वैल्यू अगर मुझे याद रहती है तो उस रेंज के अकॉर्डिंगली मैं आंसर बता सकता हूं। अब इसका आंसर होगा बिटवीन दिस एंड दिस। कैसे? तो मैं एक यहां पे छोटा सा फैक्ट मेंशन कर देता हूं, 100 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ रहता है अल्ट्रावायलेट रेज का, ठीक है ना? तो अब ये नंबर अगर मुझे थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो मैं अकॉर्डिंगली इसका आंसर निकाल लूंगा। देखिए ये क्या बन जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक? और ये क्या बन जाएगा भाई? तो ये बन जाएगा 3.8 × 10⁻⁷ देख लीजिए आप, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस मैं कहूंगा मतलब एक चेक करने की प्रोसेस होती है। आप लोग करते क्या हैं, जब नॉर्मल टेक्स्ट कोई भी पढ़ते हैं ना तो बहुत जल्दी से उसको स्किप आउट कर जाते हैं, वो चीज थोड़ा सा हमें कंट्रोल करनी है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इस पूरे चैप्टर की शुरुआत इसी कॉन्सेप्ट से होती है जिसकी बात हम लोग करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल की करेक्शंस, याद है? तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेट भी करना है आपको और इसमें आपको मतलब थोड़ा सा सोचना भी है। देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन R इज स्मॉलर देन R। अच्छा, क्या है स्मॉल और कैपिटल R?
वेयर स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ प्लेट्स है एंड कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ये जानते हैं इस चैप्टर की शुरुआत में जो डायग्राम बनाया गया है उसमें दोनों कैपेसिटर्स ऐसे करके दिखाए गए हैं आपको, ठीक, सर्कुलर प्लेट्स। तो ये वो आइडिया है और मुझे जो बात की गई है आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेट्स के बीच में कितना होगा। ठीक है, तो आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस करते हैं। एरिया ऑफ लूप, मैं यहां पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इसको ऐसे सीखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में आपको फास्ट कैलकुलेशन रफ पे करनी है। तो एरिया ऑफ लूप मेरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आई होप इट इज सिंपल। अच्छा, उसके बाद हम लोग लेंगे, याद करिए ये किसका टर्म हुआ करता है इस चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर आएगी मेरी आई नॉट अपॉन पाई, सॉरी अभी बड़ा वाला लेना है, आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं रेड कलर की चौक से कैंसिलेशन करता हूं, बेकार हो गया, बेकार हो गया। ठीक, अब मुझे यूज करना है एक फॉर्मूला जो कि मैं सीख चुका हूं, एम्पियर्स का लॉ। क्या कहता है? वो कहता है भाई क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, चलिए ये वैल्यू हम लोग यहां पे रख देते हैं। तो इस वैल्यू को इक्वेशन का नाम दे दूं 1 और 2, ये तो फॉर्मूला है। तो 1 से ID की वैल्यू मैं अगर यहां पे रख देता हूं तो सीधा सीधा मुझे आंसर आ जाएगा ये वाला। कुछ नहीं करना है, मैंने सिर्फ ID की ये वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर देनी है और B बराबर मुझे ये मिल जाना है। ठीक, तो इन क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। इस पर्टिकुलर चैप्टर की शुरुआत इसी कॉन्सेप्ट से होती है। नॉर्मल टेंडेंसी मैंने स्टूडेंट्स की देखी है, जहां से चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत होती है उसको पहले पलट देते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, मुझे आता है, पर थोड़ा सा ध्यान के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आइए। मैक्सवेल की चारों इक्वेशन मैंने लिख दी हैं और यही एक ऐसा चैप्टर है आपके कोर्स में जिसमें ये चारों इक्वेशंस एक साथ रखी गई हैं। सोच लीजिए किसी और चैप्टर में नहीं है, ये अलग अलग आपने यूज की हैं। यही बेचारा इकलौता चैप्टर है जो इन चारों इक्वेशंस को लेके चलता है और आज इन्हीं इक्वेशन के कारण आप मोबाइल फोन के साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं, इन्हीं 4 इक्वेशंस के कारण। अभी तक हम सिर्फ 6 में से 2 फोर्सेस कंबाइन कर पाए हैं और देखिए प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। जरा देखते हैं क्या कह रही हैं। ये 4 इक्वेशंस आ गई। ठीक है भाई, इसको मैंने पढ़ा था कहां पे, गाउस लॉ में। इसको मैंने कहां पढ़ा था, मैग्नेटिज्म के गाउस लॉ में। इसको मैंने पढ़ा हुआ है कहां पे, इसको मैंने अभी यूज किया यहां पे। ठीक, द इक्वेशन विच है सक्सेस सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि पहली वाली इक्वेशन में भी ई है तो क्या वो सोर्स है? अच्छा, तो तीसरी वाली इक्वेशन में भी ई है, क्या वो सोर्स हो सकता है? चलिए, अगर आपको ये याद नहीं है, ठीक है, तो आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, आपकी समझ को चेक किया जा रहा है। ठीक, आप इक्वेशंस को ध्यान से देखो और मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 ये दोनों इक्वेशन सोर्स हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। आप कहोगे सर ये सोर्स क्यों नहीं है? सोच लीजिए, ये इक्वेशन इसको और इसको एक साथ कंबाइन करने के लिए है। जहां पे E अगर है तो B मिल जाएगा, B अगर है तो मुझे E मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। कहां से E और B आ रहा है? आंख बंद करिए। कौन सी 2 इक्वेशंस कंबाइन कर रही? कोई और इक्वेशन है जो कंबाइन कर रही है? सिर्फ इकलौती है। तो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक मैंने ये रखा हुआ है, दूसरा आप सोच लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, ये बेसिकली एक फॉर्मूला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, नहीं कुछ कर सकते। हाँ, एक रिलेशन मुझे याद आ रहा है जो मैंने पढ़ा हुआ था। वो रिलेशन कुछ इस तरीके से था कि भाई C इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू थी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या 8। रख दी वो वैल्यूज, मैंने सॉल्व किया तो मुझे C की वैल्यू आई थी। तो अगर मैं वहां से चेक करूं तो मुझे पता है कि B मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। सर नहीं समझ आया, नहीं आया, अच्छा भाई। ये तो याद आया, नहीं याद आया, अब तो याद आया बस। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट। हाँ, इतना जरूर चेक किया जा रहा है कि क्या चैप्टर की रीडिंग आपने एक आध बार अच्छे से की हुई है या नहीं। नहीं की हुई है तब तो मुश्किल आने ही वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू वैक्यूम। अच्छा ध्यान रखिएगा, वैक्यूम है तो स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। डिस्क्राइब्ड बाई E इज इक्वल टू E0 sin kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, जनरल इक्वेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। चलिए जरा याद करते हैं। k बराबर होता था 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो जी वेव नंबर k तो कभी भी वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता, ठीक है। अच्छा तो ओमेगा है क्या, न्यू, ओके। सारे रिलेशंस याद आ गए। तो भाई ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सोच लीजिए। लैम्डा को रिमूव करने के लिए अगर मैं k बाई ओमेगा रख दूं, बिल्कुल बेसिक सा रिजल्ट, ठीक है। बट इसको याद रखना है, मैं फिर से एक बार मेंशन कर दे रहा हूं, ये वो k हैं, ये श्रीमान ओमेगा है। याद रखिएगा इनकी वैल्यूज को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। आप ये कह सकते हो कि ये तीनों क्वेश्चंस इस चैप्टर के ना एक तरीके से क्रक्स हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा है नहीं मुश्किल। हाँ, पढ़ने के टाइम पे इस चैप्टर में आपको ये क्वेश्चंस मतलब ये कॉन्सेप्ट्स या ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है। इसे तो मैं एकदम सिंपल इसलिए मानूंगा, क्लास 11th में भी ये काम हम लोग करके आ रहे हैं और सेम इक्वेशंस यहां पे है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, अ रेडियो स्टेशन, ये कम्युनिकेशन वाला जो आपका क्लास 12th का चैप्टर है ना, लास्ट चैप्टर जो आता है, तो वहां भी कुछ इसी टाइप की चीजें हैं, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं की गई है। यहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई है। द रेडियो स्टेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ रेडिएट्स 50 किलोवाट। ये पावर होती है 50 किलोवाट। तो जरा लिख लेते हैं, एक्सेप्टेबल, ठीक है। इफ ट्रांसमीटर रेडिएट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस above the surface of the earth, what is the amplitude of electric field detected 100 किलोमीटर away from the transmitter। जरा यहां पे एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। ये होता है रेडियो स्टेशन का ट्रांसमिटिंग एंटीना, और अपन लोग इधर चलते चले गए, है ना, x डिस्टेंस के लिए। अब ये क्या करता है, ऐसे करके रेडिएट करता है, ठीक। ये ऐसे करके वेव्स नहीं जाती हैं, ठीक है। तो ये जब इस तरीके से रेडिएट करता है तो मैं ये कहूंगा कि हेमी स्फेरिकल इन शेप, SHAPE, ठीक। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला है P/2 पाई R स्क्वायर,
थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंट लगेगा, बट ये रिजल्ट है क्योंकि हेमीस्फेरिकल इन शेप ये वेव्स निकलती हैं, हाफ हाफ। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक रिजल्ट है। पी की वैल्यू हमें गिवन है, शेप ऐसा है। अब कैलकुलेट करने चलते हैं। आई बराबर है पी अपॉन, ठीक है होने दीजिए, पता है, लेकिन आई खुद किसके बराबर होता है, याद करिए, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर नहीं, एक टर्म और आएगा सी, इक्वेशन नंबर 2। इसको इसके बराबर कर दीजिए, तो हाफ स्क्वायर सी अपॉन 2 पाई। इसमें हर टर्म की वैल्यू मुझे पता है, जानते हैं कैसे? आर गिवन है 100 किलोमीटर, मीटर में कर लीजिए। पी गिवन है, सी की वैल्यू मुझे पता है, एप्सिलॉन नॉट मालूम है आपको, अल्टीमेटली ई नॉट जो आपका आएगा तो ये हो जाएगा so it was question number 9 which is simple based upon the formula I is equal to P upon 2 pi r square and I is equal to 1 upon epsilon naught E naught square into C। ठीक है, वैल्यूज मैंने यहां रख दी थी और सॉल्व कर दिया। Now your green board is ready for question number 10 and here it comes question number 10। अच्छा, आपको याद होगा जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे तो एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि जो ईएम वेव्स होती हैं वो प्रेशर भी डालती हैं, जैसे ट्यूबलाइट जल रही है। सो दिस ट्यूबलाइट जो लाइट आ रही है वो प्रेशर डाल रही है, तो फील तो हो नहीं रहा हाथ के ऊपर कुछ। अगर मैं ये छोटा सा रिमोट रख लेता हूं तो मुझे एक फील आ रहा है कि हाँ भाई कुछ है। मेरी आंखें अगर मैं ऐसे क्लोज भी रखूं एंड इफ समवन इज पुटिंग दिस रिमोट विदाउट टेलिंग मी आई कैन स्टिल से यार कुछ रखा गया हाथ पे, बट इसका तो कुछ फील नहीं आ रहा है। वेल in order to measure the pressure exerted by these light waves or electromagnetic waves you need very sensitive instruments। हम आप उसको फील नहीं कर सकते, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक्चुअली दो तरीके की सरफेसेस हैं, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, नॉन रिफ्लेक्टिंग। हम लोग इसमें ईएम वेव्स के लिए ऐसी सरफेस कंसीडर नहीं करते हैं कि कितना अंदर चली गई हैं, कितना रिफ्लेक्ट हुई पोर्शन, आइदर रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग। ठीक, तो उसमें अगर मैं देखूं तो मुझे निकालना है कि प्रेशर कितना होगा एंड दैट टू इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो गिवन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फार्मूला डालते हैं। ये तो क्लास 11th से मुझे पता है, इसमें क्या नया बता दिया आपने, लेकिन भाई प्रेशर का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया। मैं तीनों टर्म अलग अलग रंग से लिख रहा हूं इसीलिए कि क्लियरिटी रहे। टाइम, ध्यान रखिएगा ये लाल, नीला और सफेद ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मेरे लिए, ठीक। FC अपॉन ए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मैं वैल्यूज रख दूंगा, तो F अपॉन ए क्या हुआ भाई, ये वाला टर्म यहां पे देखिए आ गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा खुद I बाई सी के बराबर, ठीक है। रख दीजिए वैल्यूज उठा के, तो आपका सीधा सीधा सी वाला ऑप्शन आ गया, I बाई सी, ठीक है। कई बारी ना इसके ऊपर हम लोग को वैल्यू दे दी जाती है, तो इतना फार्मूला लाने के बाद हमें उसे कैलकुलेट करके कंप्लीट कर देना है। ऑल इन ऑल जो एक पॉइंट मैं इस पूरे चैप्टर के लिए आपको मतलब मैसेज देना चाहता हूं वो ये, बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग चैप्टर है। छोटे छोटे सिर्फ 4 फार्मूले हैं, 4 का मतलब 3 नहीं है और 5 नहीं है, वो चारों मैंने यूज किए। एक तो वो 4 रिलेशन थी, वो एक सेट कहलाता है, 4 नहीं कहलाती हैं। दूसरा ये I और P का रिलेशन हो गया। तीसरा वाला आप याद करिए जो रेडियो वेव्स को लेके मैंने डिस्कस किया था,
ठीक है। और उसके ये 3 हो गए, और चौथा वाला रिजल्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे जिससे मैंने शुरुआत की थी इस चैप्टर की, ठीक है, जो कि बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि इस चैप्टर में प्लीज थोड़ा सा 2-3 बार रीड कर लीजिए, और हार्डली इट विल टेक 15 मिनट्स फॉर यू टू प्रिपेयर दीज 3-4 लाइन नोट्स, और उसको देखते रहिए। आ जाता है क्वेश्चन जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, रहती है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और जेईई मेंस में, आराम से आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, +4 मार्क्स आपके पास आ गए, ठीक है। सो विद दिस होप and with this positive suggestion, I hope you will come back soon for new videos. Till then, keep revising, keep enjoying. Thanks a lot.